Hello medicos. Today we will see the management of type 1 diabetes. As you have seen the approach, diagnosis, screening, and what are the target goals, what should be our approach towards different types of diabetes. Now we will start with the management itself. Today we will see the diabetes type 1. इसके अंदर बेसिकली मैनेजमेंट के अंदर वी हैव जस्ट इंसुलिन. तो इसके अंदर मोस्टली 3 पिलर्स हैं. इसके अंदर योगा एंड एक्सरसाइज, द अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, द नंबर ऑफ डेज वी नीड टू डू एक्सरसाइज. ये चीज़ हम पिछली इसके अंदर वीडियो के अंदर देख चुके हैं पिछले वाली में. देन अदर इज फ्रीक्वेंट ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, स्पेशली इन टाइप 1 डायबिटीज़, क्योंकि इसके मैनेजमेंट में इंसुलिन इज अ पार्ट. तो इंसुलिन कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया. तो ऐसे में फ्रीक्वेंट ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग आर रिक्वायर्ड, जिसके लिए वी कैन यूज़ ग्लूकोमीटर, दैट इज सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज, और वी कैन ऑल्सो यूज़ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जिसके बारे में भी पिछली क्लास में बात करी थी. प्लस बैलेंस न्यूट्रिशन एंड फूड. इसके अंदर एडिक्वेट अमाउंट, जो चीज़ बाद में देखेंगे कि बैलेंस न्यूट्रिशन क्या है, क्या चीज़ लेना चाहिए, that we'll see. And amount of carbohydrate counting, and patient should know what is this insulin carbohydrate ratio and insulin sensitivity factor. उसके हिसाब से उसे अपनी doses of insulin and dose of insulin has to be changed. प्लस ये सारे हैं इक्वल अमाउंट में इक्वल वेटेज रखते हैं सारे के सारे. तो ये चीज़ ऑल्सो वी नीड टू फोकस. एंड देन लास्ट पार्ट इज द मेडिकेशन टाइप 1 डायबिटीज़ में ओनली इज इंसुलिन. तो इंसुलिन का डोज कैसे देंगे, किस तरह से देंगे, किस रेजिमेंट में देंगे, दैट विल सी टुडे. ठीक है. तो इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना है फिजियोलॉजिकल रिलीज ऑफ इंसुलिन. फिजियोलॉजिकल रिलीज बेसिकली कि इंसुलिन किस तरह से सिक्रीट होता है. हमें वो रेजिमेंट ऑप्ट करनी है जो इस फिजियोलॉजिकल इंसुलिन रिलीज को मिमिक करे, जो इसको मोस्टली इसको मिमिक करेगी, इसको फॉलो करेगी, दैट विल प्रिफर. तो अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास ये जो बेसल अमाउंट ऑफ इंसुलिन है, हमारे पास बेसल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ब्लड में हमेशा रहता है. उसको कंपेंसेट करने के लिए हमारे पास एनी टाइम कुछ अमाउंट ऑफ इंसुलिन रहती है. प्लस जैसे ही पेशेंट मील्स लेगा, ये ब्रेकफास्ट हो गया, ये लंच हो गया, डिनर हो गया, उसको कंपेंसेट करने के लिए एडिशनल इंसुलिन रिलीज होगा. ये इंसुलिन है प्री ब्रेकफास्ट, ये वाला है प्री लंच, एंड ये वाला है डिनर को कंपेंसेट करने के लिए. तो दिस इज़ द बेसल अमाउंट. तो इसमें दिस इज़ द बेसल अमाउंट ऑफ इंसुलिन. ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट के लिए इंसुलिन हाइक. देन ये वाला है हमारा लंच के लिए इंसुलिन हाइक. देन दिस वन इज़ द डिनर के लिए इंसुलिन हाइक. देन दिस वन इज़ द बेसल इंसुलिन. तो इस तरह से हमारा जो इंसुलिन सिक्रीशन है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वे में होता है. अब हम वो वाली इंसुलिन रेजिमेन को पेशेंट को देना प्रेफर करेंगे जो सेम फिजियोलॉजिकल रिलीज ऑफ इंसुलिन को मिमिक कर सके. तो इसके अंदर सबसे पहले वी नीड टू स्टडी द इंसुलिन. इंसुलिन के लिए सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसुलिन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसुलिन के अंदर इंसुलिन के 3 कैरेक्टर्स हैं. सबसे पहला है ऑनसेट. ऑनसेट है द टाइम जिसमें इंसुलिन का एक्शन हमने जब दिया, वेदर सबक्यूटेनियस और आईवी. अब देखेंगे उसमें आईवी कौन सा देते हैं, सबक्यूटेनियस कौन सा है. तो उसमें जब इंसुलिन का एक्शन स्टार्ट हो जाता है, कितनी देर में एक्शन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ द ऑनसेट ऑफ इंसुलिन एक्शन. देन नेक्स्ट इज द पीक टाइम. पीक टाइम इज इंसुलिन जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ में अपने ब्लड ग्लूकोज के अंदर पहुंचती है, कितनी देर में इंसुलिन मैक्सिमम ब्लड ग्लूकोज के अंदर रहती है, दैट इज़ द पीक टाइम. देन नेक्स्ट इज ड्यूरेशन. कितनी देर तक इंसुलिन का एक्शन लास्ट करता है, कितनी देर तक इंसुलिन काम करती है, देन दैट इज ड्यूरेशन. बेस्ड ऑन द ऑनसेट, पीक टाइम एंड द ड्यूरेशन, इंसुलिन कैन बी डिवाइड इनटू वेरियस टाइप्स. उसके इंसुलिन के टाइप्स देखते हैं. जैसे इसके अंदर टाइप्स ऑफ इंसुलिन में रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एंड प्री मिक्स्ड इंसुलिन. प्री मिक्स्ड इंसुलिन के अंदर जैसे एग्जांपल है मिक्स स्टार्ट. इसके अंदर शॉर्ट एक्टिंग प्लस इंटरमीडिएट एक्टिंग दोनों को मिक्स करते हैं, और वी कैन इंस्टेड यूज़ लॉन्ग एक्टिंग ऑल्सो. तो ये चीज़ अभी बाद में देखेंगे. तो सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं रैपिड एक्टिंग. रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इसका जैसे ऑनसेट देखा था, ऑनसेट कितनी देर में एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, व्हेन विल गिव. ये जो है हम देते हैं इसको सबक्यूटेनियस रूट से. सबक्यूटेनियस रूट से जब इसको देंगे तो इसका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा. विद इन 5 to 15 मिनट्स इंसुलिन विल कम इन ब्लड एंड विल स्टार्ट कॉजिंग हाइपोग्लाइसीमिया. हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, बेसिकली ब्लड ग्लूकोज को कम करना स्टार्ट कर देगा. देन पीक, इसका जब हम देंगे उसके 1 से 2 घंटे में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसुलिन विल बी इन ब्लड, और वहाँ पे उसका पीक एक्शन स्टार्ट हो जाएगा विद इन 1 to 2 आवर्स. और ये काम करती है फॉर 2 to 4 आवर्स. इट विल लास्ट फॉर 2 to 4 आवर्स. तो हमने दिया, उसके 5 से 15 मिनट में एक्शन स्टार्ट हुआ, 1 to 2 आवर्स में उसका पीक एक्शन आया, और 2 से 4 घंटे में एक्शन खत्म हो जाएगा. तो इसको जैसे हमने देखा कि सिर्फ 5 to 15 मिनट्स के अंदर ही एक्शन स्टार्ट हो गया इसका. तो इट इज़ यूजुअली टेकन राइट बिफोर द मील. जैसे ही पेशेंट खाना खाने बैठेगा तुरंत उसके पहले अपने आप को शॉट इंजेक्ट कर देगा, क्योंकि विद इन 5 मिनट्स एक्शन गोना स्टार्ट. इट इज़ टिपिकली यूज टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग मील,
और टू करेक्ट दी हाई ब्लड शुगर। इसमें बेसिकली है पेशेंट को ब्लड ग्लूकोज नापते रहेंगे क्योंकि एक्शन फास्ट है, तो जैसे ही वो खाना खाएगा अपना, ब्रेकफास्ट है तो उससे पहले दे दिया, उसने कंट्रोल कर लिया, फिर वो लंच करेगा यहाँ पे दे दिया, फिर उसको कंट्रोल कर लिया, फिर वो डिनर करेगा तो यहाँ पे इधर दे दिया, कंट्रोल कर लेगा। तो बस वो करेक्ट हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को, जब हाइक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर, इंसुलिन लिस्प्रो, इसका ब्रांड नेम है जैसे ह्यूमिलॉग इंसुलिन। देन इंसुलिन एस्पार्ट, नोवो रैपिड ब्रांड नेम है। इंसुलिन ग्लूग्लाइसिन, इसका है एपिट्रा ब्रांड नेम है। फिर नेक्स्ट इज द शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, द रेगुलर इंसुलिन और द soluble और न्यूट्रल इंसुलिन, मोस्ट कॉमनली यूज। इट इज़ द ओनली इंसुलिन विच कैन बी गिवन इन IV फॉर्म। तो एमरजेंसीज के केसेस में कोई पेशेंट DKA में आया तो IV इंसुलिन जो देना होता है तो दैट इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन। तो इसका ऑनसेट जैसे मैंने अभी दिया तो विद इन 30 मिनट्स एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। पीक टाइम आएगा बाई 1 to 3 आवर्स एंड एक्शन खत्म हो जाएगा बाई 3 to 6 आवर्स। 6 आवर्स में एक्शन खत्म। तो इसके अंदर है कि 30 मिनट में एक्शन स्टार्ट होगा, ये 1 to 3 आवर्स के अंदर पीक टाइम आएगा एंड 6 आवर्स में एक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे देखा कि इसमें 30 मिनट्स आएगा एक्शन स्टार्ट होने में, तो जब भी पेशेंट को मील से पहले अगर ये देना रहेगा तो मैं उसे 30 से 60 मिनट पहले बोलूँगा कि 30 मिनट्स पहले उसे इंसुलिन इंजेक्ट करना है। फिर उसके बाद वो आधे घंटे बाद मील लेगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का एक्शन स्टार्ट होगा आफ्टर 30 मिनट्स। इट इज़ द ओनली टाइप ऑफ इंसुलिन गिवन IV इन डायबिटिक इमरजेंसीज, जैसे DKA हो गया, HHS हो गया। ये जो इमरजेंसीज हैं इसके अंदर जिसमें हमें IV इंसुलिन देना रहता है, रैपिड करेक्शन चाहिए, उसके अंदर सिर्फ रेगुलर इंसुलिन इज ही हमारे पास अवेलेबल है, विच इज़ अवेलेबल इन IV फॉर्म। एग्जाम्पल इसके अंदर क्या है, एक्ट्रा रैपिड, ह्यूमुलिन R एंड नेक्स्ट इज नोवोलिन R इज रेगुलर इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल है आइसोफेन और NPH इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इसका ऑनसेट होगा, एक्शन विल स्टार्ट बाई 2 to 4 आवर्स, पीक टाइम आएगा बाई 4 to 12 आवर्स एंड एक्शन विल लास्ट बाई 12 to 18 आवर्स। 12 याद रखना है बेसिकली कि जब हमने इंसुलिन दिया तो उसके 2 आवर्स में एक्शन स्टार्ट होगा, बाई 4 आवर्स इट विल पीक एंड बाई 12 आवर्स इट विल स्टॉप, और बेसिकली एक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसमें अब कवर्स इंसुलिन नीड फॉर हाफ ऑफ द डे और ओवरनाइट, ऑफन यूज्ड विद रैपिड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। अब क्या है, जैसे हमने क्या पढ़ा था इसके, ये हमारा ग्राफ है इंसुलिन का, तो ये तो हमारा बेसल इंसुलिन है जो हमें एनी टाइम रिक्वायर्ड होता है, प्लस ये हमें ब्रेकफास्ट से पहले चाहिए, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ग्लूकोज हाइक है, ये हमारा लंच से पहले ग्लूकोज हाइक है, प्लस ये डिनर से पहले। अब यहाँ मान लो पेशेंट को मैंने 9 AM पे ये दे दिया, 9 AM पे NPH दे दिया। तो NPH जब मैंने 9 AM पे दिया तो उसका मैंने कब बोला है कि एक्शन लास्ट रहेगा टिल 12 आवर्स, तो यहाँ पे एक्शन उसका हो जाएगा बाई 9 PM। 9 PM पे यहाँ पे जैसे मान लो लंच करेगा तो यहाँ पे 9 PM पे NPH का एक्शन ख़त्म, ऐसे। ठीक है, तो इट विल कवर द बेसल पार्ट। तो इसमें यही चीज़ है कि इट विल कवर हाफ ऑफ द डे। क्यों? क्योंकि इसका एक्शन लास्ट कर रहा है ऑलमोस्ट 12 आवर्स। 12 आवर्स तो हाफ ऑफ द डे इट विल कवर। इसको NPH को मोस्टली हम यूज़ करते हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के साथ। शॉर्ट एक्टिंग कैसे, ये जैसे हाफ ऑफ द डे चल रहा है तो ये जो हमारा बेसल पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बेसल पार्ट ऑफ जो इंसुलिन नीड है वो हमें NPH फुलफिल कर देगा, प्लस यहाँ पे हम इसे शॉर्ट एक्टिंग दे देंगे इधर पेशेंट को ऑल्सो NPH के साथ, तो वो ब्रेकफास्ट को कवर कर लेगा, प्लस यहाँ पे एक और शॉट दे देंगे वो लंच को कवर कर लेगा, प्लस यहाँ पे एक और शॉट दे देंगे वो डिनर को कवर कर लेगा, और NPH अपना बेसल पार्ट ऑफ इंसुलिन को सेटल करेगा। अब इसका एग्जाम्पल में क्या है, ह्यूमुलिन N एंड नोवोलिन N। अब ये सिर्फ एक ऐसा फॉर्म ऑफ इंसुलिन है विच इज़ मिल्की या क्लाउडी इन कलर, तो जैसे पेशेंट आता है कई बार हाइपोग्लाइसीमिया में आते हैं तो उनसे पूछते हैं क्या दिया था, ऐसा तो नहीं था कि इंसुलिन आपका दूध जैसा लग रहा था, तो NPH इज़ एन एग्जाम्पल जिसमें कलर जो है मिल्की कलर है, क्लाउडी अपीयरेंस है ऐसे इंसुलिन की। देन नेक्स्ट इज द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। इसके अंदर इसका ऑनसेट स्टार्ट हो जाता है एक्शन बाई 1 to 2 आवर्स। ये पीक नहीं करते, ये पीकलेस इंसुलिन है। जब मैं इंसुलिन को इंजेक्ट करूँगा तो नॉर्मल सारे इंसुलिन कैसे ऐसे एक्ट करेंगे, तो यहाँ पे पीक आएगी, लेकिन जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है वो सिर्फ ऐसे ऐसे चलता रहेगा, इसमें कोई पीक नहीं है, नो पीक। ठीक है, एंड इट विल लास्ट फॉर 24 आवर्स सॉरी। तो 1 से 2 घंटे में एक्शन विल स्टार्ट, कोई पीक नहीं है, और एक्शन खत्म होएगा बाई 24 आवर्स। तो एक बार मुझे सिर्फ इंजेक्ट करना है, जैसे मैंने रात के 9 बजे डिसाइड कर लिया बेसल इंसुलिन की तरह मैं इसे दूंगा, एवरी नाइट 9 PM पे मैं उसको बस एक शॉट दे दूंगा, फिर अगले दिन बस मुझे एक देना है, तो एवरी 24 आवर्स में मुझे रिपीट करना पड़ेगा।
तो इट इज़ यूज टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट बेजल इंसुलिन। बेजल इंसुलिन क्या है, जैसे मैंने इंसुलिन का यहाँ पे देखा था, ये जो हमने ग्राफ देखा था फिजियोलॉजिकल इंसुलिन, ये हमारा बेजल हो गया जो इंसुलिन हमें चाहिए। ये ब्रेकफास्ट का एक ग्लूकोज हाइक है, ये लंच है, ये डिनर है। तो मैंने एक शॉट यहाँ पे दे दिया पेशेंट को 9 AM या 9 PM किसी भी टाइम पे। तो नेक्स्ट मुझे अब बेजल इंसुलिन का कोई पार्ट नहीं, कोई कुछ नहीं लेना देना इससे। अब ये मेरा पूरे टाइम ये जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है ये कवर कर लेगा इसको। बस मुझे अब ये जो हाइक हो रही है इसके लिए कुछ देना पड़ेगा, बाकी पूरा टाइम ये दे लिया। फिर नेक्स्ट 24 आवर्स पे जब 9 AM होंगे दोबारा से मुझे सेम इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ेगी। इट इज़ यूजुअली टेकन वंस अ डे। वही जैसे 9 AM पे एक दे दिया, फिर 9 PM पे कभी, अगर या तो 9 AM पे दे दिया, 9 PM पे वंस अ डे, क्योंकि एक्शन इसका लास्ट करता है अराउंड 24 आवर्स। ऑफन यूज एज व्हेन नीडेड विद रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। जैसे वो पिछली बार बात किया था कि बेजल इंसुलिन, जो बेजल पार्ट है हमारा इंसुलिन का, वो तो लॉन्ग एक्टिंग ने काम कर दिया, प्लस यहाँ पे जो ग्लूकोज हाइक हो रही है ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में, वहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग दे दिया। तो इट इज़ ऑफनली यूज्ड विद शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल इज लाइक ग्लार्जिन। ग्लार्जिन का ब्रांड नेम है लेंगटस। फिर डेटिमर, डेटिमर का एग्जाम्पल है ब्रांड नेम लेवेमर। एंड डेग्लूडेक, डेग्लूडेक का एग्जाम्पल है ब्रांड नेम ट्रेसिबा। ठीक है, नेक्स्ट इज अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के अंदर ऑनसेट इसका एक्शन स्टार्ट होएगा बाय 6 आवर्स। 6 आवर्स में ऑनसेट स्टार्ट। फिर लॉन्ग एक्टिंग की तरह इट डजेंट पीक, और इसका एक्शन लास्ट करेगा बाय 36 आवर्स। यानी ऑलमोस्ट एक दिन से भी ज़्यादा तक एक्शन रहेगा और इवन लॉन्गर। एग्जाम्पल है इसके अंदर ग्लार्जिन। ग्लार्जिन विल कम अंडर ब्रांड नेम ऑफ टोजियो। इसमें U300 का मतलब क्या है वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो इसका एक्शन कब स्टार्ट होगा, बाय 6 आवर्स, नो पीक, और एक्शन लास्ट करेगा 36 आवर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, अब जैसे बात कर रहा था प्रीमिक्स्ड इंसुलिन। प्रीमिक्स्ड इंसुलिन बाईफेजिक इंसुलिन। प्रीमिक्स के अंदर क्या है, इसके अंदर मैंने एक यूज़ कर लिया NPH। NPH क्या था हमारा, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। प्लस साथ में इसके मैंने यूज़ कर लिया शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या इसमें रेगुलर इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन यूज़ कर लिया। और NPH की जगह इंटरमीडिएट के होंगे वी कैन ऑल्सो यूज़ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। ये जैसे रेगुलर इंसुलिन था प्लस इंटरमीडिएट एक्टिंग, दैट इज NPH। यूजुअली टेक 10 to 30 मिनट्स टू एक्ट। 10 to 30 मिनट्स क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि इसमें हमने शॉर्ट एक्टिंग ऐड किया हुआ है। शॉर्ट एक्टिंग का टाइम क्या था, 30 मिनट्स में एक्शन स्टार्ट करेगा। बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर डिनर, दे प्रोवाइड रैपिड ऑनसेट विद प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन। प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने NPH ऐड किया हुआ है, और NPH का ड्यूरेशन कितना रहता है, ऑलमोस्ट 12 आवर्स, 12 to 16 आवर्स, हाफ ऑफ द डे वो मेंटेन कर लेगा। तो क्योंकि हाफ ऑफ द डे चलता है तो इसलिए यूजुअली इंजेक्टेड ट्वाइस। अब जैसे फिर से वही ग्राफ बनेगा। ग्राफ के अंदर क्या था हमारा, ये मेरा बेजल पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जैसे बेजल इंसुलिन सिक्रीट होता रहेगा पूरे दिन। प्लस ये मेरा पीक रहेगा ग्लूकोज का बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, और ये डिनर के टाइम पे ग्लूकोज हाइक जो है। अब इसको कंपेंसेट करने के लिए मेरा इंसुलिन सिक्रीट होगा। तो अगर मैंने यहीं पे 9 AM पे पेशेंट को सुबह खाना खाने से पहले ये मिक्सटार्ट दे दिया, मिक्सटार्ट के अंदर शॉर्ट एक्टिंग है, तो शॉर्ट एक्टिंग वाला जो पार्ट है वो इस ग्लूकोज जो हाइक है उसको कवर कर लेगा। और जो इसके अंदर NPH है वो ऑलमोस्ट 9 PM तक, शाम तक 9 PM तक, शाम तक का कवर कर लेगा। बेजल पार्ट, बेजल पार्ट ऑफ इंसुलिन वो NPH कवर कर लेगा। और ये जो बीच का पार्ट है, जिस जो पोस्ट ब्रेकफास्ट बढ़ा था, उसको कवर कर लेगा मेरा शॉर्ट एक्टिंग। अब जैसे ही 9 PM होगा यानी प्री डिनर, यहाँ पे मैं एक बार फिर से पेशेंट को इंजेक्ट कर दूंगा। जब दोबारा से इंजेक्ट करेंगे तो शॉर्ट एक्टिंग जो होगा वो दोबारा से जो पोस्ट डिनर जो हाइक होगा ग्लूकोज का उसको कवर कर लेगा। प्लस NPH अगले दिन 9 बजे तक दोबारा से बेजल पार्ट को सेटल कर देगा। अब इसके अंदर इशू क्या आया, इशू था कि जो मेरा लंच के टाइम पे ग्लूकोज हाइक है उसके लिए कुछ नहीं बचा। अब उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं है, NPH ये जो प्रीमिक्स्ड इंसुलिन है उसमें कवर नहीं होगा, तो इसके लिए हो सकता है कि मुझे एक और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का देना पड़े इसको कवर करने के लिए। ठीक है, अब ये चीज़ है। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल है इसके अंदर जैसे ह्यूमन मिक्सटार्ट, इसमें 30-70 की कौन कितना शॉर्ट एक्टिंग है, कितना लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। प्लस ह्यूमोलॉग मिक्स, इसमें 75/20, नोवोलॉग मिक्स दैट इज 70/30, एंड ह्यूमुलिन दैट इज 70/30, ब्रांड नेम। द नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन मेथड। किस तरह से विल इंजेक्ट द इंसुलिन, वी कैन इंजेक्ट द इंसुलिन बाय इंसुलिन सिरिंज, वो जो 1 ml की इंसुलिन सिरिंज आती है सबक्यूटेनियसली वी कैन इंजेक्ट। देन वी कैन ऑल्सो इंजेक्ट इंसुलिन पेन, जैसे जो ब्रांड नेम बताया था, ब्रांड नेम विल ऑल्सो प्रोवाइड देयर इंसुलिन पेन डायरेक्टली, उसके अंदर कार्ट्रेज रहेगी जिसमें इंसुलिन रहेगा। यू जस्ट हैव टू फिक्स द डोज, उसके अंदर जब फिक्स कर ले कि हमें 10 यूनिट्स चाहिए, 20 यूनिट्स इंसुलिन चाहिए, सबक्यूटेनियसली उसे लगा के डायरेक्टली बस बटन प्रेस करेंगे, इट विल डायरेक्टली इंजेक्ट जितना आपको इंसुलिन चाहिए, जैसे 10 यूनिट्स 20 यूनिट्स जितना भी है।
इंसुलिन पम्प्स जैसे उसमें कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग में देखा था, यही है इंसुलिन पम्प। जैसे ये वाला है, जैसे कंटिन्यूस ग्लूकोज जो मॉनिटरिंग बताया था उस टाइम पे, ये वाला एग्जांपल है उसका। ये इसमें ट्रांसमीटर है प्लस इसी के अंदर पंप है। ये जो है इसमें, ये है इंसुलिन कार्ट्रेज, ये जो नीचे है ना ब्लैक वाली है, ये जो दिखाया हुआ है ये, दैट इज इंसुलिन कार्ट्रेज। इंसुलिन कार्ट्रेज ये अपने आप ही इंसुलिन को सेंस करेगा। जैसे 129 है, यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे अगर 200 होगा तो अकॉर्डिंगली ये अपने आप ही इस वायर से, इस सेंसर के थ्रू डायरेक्टली अपना जितना भी 10 यूनिट्स 20 यूनिट्स जितना भी बनता होगा अपने आप इंजेक्ट कर देगा। तो दैट इज इंसुलिन पम्प्स, ये अपने आप ही डिटेक्ट करके अपने आप इंजेक्ट कर देगा। देन इनहेल्ड इंसुलिन, एक नया तरह का इंसुलिन है विच इज़ बिन डिटेक्टेड, दैट इज इनहेल्ड इंसुलिन। तो इनहेल्ड इंसुलिन के अंदर है, FDA हैज़ अप्रूव्ड रिसेंटली द इनहेल्ड इंसुलिन दैट इज सॉरी that comes with by the name of Afrezza. Afrezza ये it was detected in 2015. Afrezza रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जैसे हमने देखा था वो कितनी देर, 5 मिनट में 10 मिनट में काम करता था। तो ये भी सेम, ऑनसेट विल बी बाई 10 to 15 मिनट्स, पीक बाई 30 मिनट्स और इट विल लास्ट फॉर 3 hours। तो इसको कब देंगे, बिगनिंग ऑफ द ईच मील, जैसे मील खाने लगेगा उससे 5-1 मिनट पहले या जस्ट बिफोर द मील विल गिव। जैसे शॉर्ट एक्टिंग का पढ़ा था सेम वैसा ही है। इट कुड बी यूज इन टाइप 1 टाइप 2 अकॉर्डिंगली, जब भी जितना जिसमें भी चाहिए। इट मस्ट बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद इंजेक्टेबल लॉन्ग एक्टिंग, वही सेम जैसे पहले देखा था। हर किसी को कॉम्बिनेशन में क्यों यूज़ कर रहे हैं, बेजल पार्ट ऑफ इंसुलिन के लिए कॉम्बिनेशन में मैंने आइदर विल गिव द NPH और आइदर विल गिव द लॉन्ग एक्टिंग या NPH मैंने इसको दे दिया बेजल इंसुलिन कवर करने के लिए। प्लस जो मेरा ब्रेकफास्ट हाइक है, लंच हाइक है और डिनर हाइक है, उसको कंपेंसेट करने के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया इसको ये एफ्रीज़ा। यहाँ पे मैंने एफ्रीज़ा दे दिया उसको इनहेल, वो इसको कर देगा। यहाँ पे फिर से मैंने एफ्रीज़ा दे दिया 5 मिनट्स पहले लंच के, उसने फिर इसको कवर कर लिया। प्लस यहाँ पे मैंने डिनर के टाइम पे एफ्रीज़ा फिर से एक और दे दिया, फिर डिनर को भी कवर कर लिया। और NPH 2 बार इंजेक्ट कर दिया या वो कर दिया लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, वो बेजल पार्ट को सेटल कर देगा। तो इट इज़ मोस्टली यूज इन कॉम्बिनेशन विद इंजेक्टेबल लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन और विद इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, अब इंसुलिन की स्ट्रेंथ, इंसुलिन हाउ विल डिटेक्ट द इंसुलिन स्ट्रेंथ। इंसुलिन कम्स इन डिजॉल्व और सस्पेंडेड लिक्विड, जैसे इंसुलिन की आपने बॉटल देखी होगी वो लिक्विड फॉर्म में आती है। जो स्टैंडर्ड हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड U100 का मतलब क्या है कि 1 ml इंसुलिन के अंदर 1 ml इंसुलिन जब आप सिरिंज में भरोगे तो उसके अंदर 100 यूनिट्स ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन है, 100 यूनिट इंसुलिन है। तो 1 ml कंटेन्स 100 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। अब इसी के U500 का मतलब क्या है, U500 का मतलब है ईच ml के अंदर 500 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन है। तो इट इज़ अवेलेबल फॉर पेशेंट हु आर एक्सट्रीमली इंसुलिन रेजिस्टेंट, ये सिर्फ यूज़ करेंगे जिसमें पेशेंट आर एक्सट्रीमली इंसुलिन रेजिस्टेंट। इसके अंदर U40 भी पहले आता था, लेकिन U40 अभी मोस्टली पेशेंट्स के यूज़ नहीं करते, इट इज़ ओनली इन वेटरनरी केयर। दैट इज़ कि 1 ml के अंदर 40 यूनिट्स इंसुलिन। हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो U100 है, दैट इज़ 1 ml कंटेन 100 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। नेक्स्ट इज इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। अब कहाँ पे लगाएंगे, कितना लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन की साइट्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले जैसे एब्डोमेन है, एब्डोमेन में उसमें यहाँ पे हमारे ना डिफरेंट बेल्ट्स आती हैं। जैसे ये एब्डोमेन है, ये अम्बलाइकस है, यहाँ पे एक बेल्ट आती है, बेल्ट के अंदर ऐसे छेद हैं, छेद लगे हुए हैं। उस छेद के अंदर वी नीड टू इंजेक्ट। ये मैंने आज दे दिया, फिर ये मैं कल दूंगा, ये परसों फिर ये उससे अगले दिन, ये उससे अगले दिन। तो इस वजह से साइट रोटेशन करना है बेसिकली, नहीं तो अदरवाइज पेशेंट विल डेवलप लाइपोडिस्ट्रोफिक चेंजेस। तो एब्डोमेन के अंदर देयर इज फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन एंड मोस्ट प्रेफर्ड यही एरिया है, लेकिन साइट रोटेशन करना है, साइट चेंज करते रहेंगे। द नेक्स्ट इज बटक्स एंड अपर आर्म, इसके अंदर इंटरमीडिएट एब्जॉर्प्शन होता है। देन लेटरल पार्ट ऑफ थाई और एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, यहाँ से स्लोएस्ट एब्जॉर्प्शन है। इसके अंदर हमें रोटेट द साइट ऑफ इंजेक्शन अराउंड सेलेक्टेड एरिया, जो एक एरिया सेलेक्ट कर दिया, जैसे ग्लूटियल रीजन कर दिया, एब्डोमेन कर लिया, थाई कर लिया, ये बाइसेप रीजन ट्राइसेप रीजन कर लिया, तो उसमें हमें साइट को चेंज करते रहना है फ्रिक्वेंटली। ऐसा नहीं है कि डेली एक ही जगह पे इंजेक्ट करेंगे, वो इंसुलिन एब्जॉर्ब भी कम होगा प्लस लाइपोडिस्ट्रोफिक चेंजेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके अंदर अब आइडियल इंसुलिन रिप्लेसमेंट क्या है, जैसे हमने पढ़ा था सबसे अच्छा इंसुलिन रिप्लेसमेंट मुझे पेशेंट का किस तरह से करना है। आइडियल इंसुलिन क्या होना चाहिए, जैसे मेरा बेजल पार्ट ऑफ इंसुलिन है, ये मेरा फिजियोलॉजिकल है, मेरा ऐसा इंसुलिन होना चाहिए कि वो इस बेजल पार्ट को 24 घंटे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इंसुलिन मेरी ब्लड में रहना भी चाहिए। प्लस जो ग्लूकोज मेरा हाइक हो रहा है ब्रेकफास्ट की वजह से, जो लंच की वजह से, जो डिनर की वजह से, इंसुलिन मेरा उसको भी कवर करना चाहिए। कोई भी इंसुलिन अगर मेरा ये चीज़ कर पा रहा है कि बेजल पार्ट ऑफ इंसुलिन भी कुछ ना कुछ ब्लड में मेंटेन्ड है, प्लस जो हाइक हो रहे हैं उसको भी कवर कर रहा है, तो दैट आई विल कंसिडर आइडियल इंसुलिन रिप्लेसमेंट, और वही मैं प्रीफर करूँगा अपने पेशेंट में। तो नेक्स्ट इज इसके अंदर अब रेजिमेन है इसी बेसिस पे, जैसे अभी डिसाइड किया है इसी बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिमेन है
विच वी कैन ऑफर द पेशेंट। जैसे यहाँ पे वही जैसे पिछली बार डिस्कस किया था NPH, इट इज़ कॉल्ड बेसल टाइप ऑफ बेसल इंसुलिन रेजिमेन, बेसल इंसुलिन रेजिमेन कि यहाँ के बस हम 1 से 2 इंजेक्शन दे रहे हैं एंड इट इज़ मेंटेनिंग द बेसल पार्ट। जैसे यहाँ पे मैंने 4 AM के ऊपर यहाँ पे एक NPH दे दिया। NPH मुझे पता है कितनी देर काम करेगा, 12 आवर्स इट विल एक्ट। तो बाई 4 PM पे उसका एक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरा NPH का एक्शन था। यहीं पे मैंने 4 PM पे मान लो एक और इंजेक्ट कर दिया NPH, तो वो अगले सुबह 4 AM तक यहाँ पे फिर से लास्ट करेगा, 4 AM तक। लेकिन अब इसमें साइड इफेक्ट क्या है, जो बेसल पार्ट ऑफ इंसुलिन मुझे चाहिए था कि पूरे टाइम कुछ ना कुछ ब्लड के अंदर इंसुलिन रहना था, वो मेरे पास है। लेकिन जो ब्रेकफास्ट हाइक है मेरे में हो रहा है ब्लड का, ब्रेकफास्ट हाइक है, लंच हाइक है, प्लस डिनर हाइक जो हो रहा है, वो चीज़ ये कवर नहीं कर रहा। तो बेसल इंसुलिन पार्ट ठीक है, लेकिन इसमें मेरा जो हाइक हो रहे हैं पोस्ट ब्रेकफास्ट, पोस्ट लंच, पोस्ट डिनर, वो कवर नहीं हो रहे। तो आई विल नॉट प्रीफर सिंगल सिर्फ बेसल इंसुलिन, सिर्फ मैं प्रीफर नहीं करूँगा। देन नेक्स्ट इज द बोलस पार्ट। बोलस पार्ट क्या है, बोलस टाइप ऑफ इंसुलिन रेजिमेन। इसके अंदर मैंने यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एक दे दी। पेशेंट को मुझे खाना खिलाना है, उससे 30 मिनट्स प्रायर मैंने एक रेगुलर इंसुलिन का शॉट दिया। फिर उसने इसको जो मेरा ब्रेकफास्ट हाइक था उसको कवर कर लिया। प्लस जैसे ही पेशेंट लंच करेगा मैंने फिर से एक रेगुलर इंसुलिन का 30 मिनट्स बैक, एक 30 मिनट्स प्रायर एक और शॉट दे दिया। तो इट विल कवर द लंच पार्ट, सेम डिनर पार्ट कवर कर लिया। लेकिन जो मुझे बेसल पार्ट ऑफ इंसुलिन चाहिए था कि 24 आवर्स तक सम पार्ट ऑफ इंसुलिन चाहिए था, बेसल का बेसल इंसुलिन चाहिए था, वो मुझे यहाँ नहीं मिला। तो आई विल ऑल्सो नॉट प्रेफर द बोलस पार्ट ऑफ बोलस टाइप ऑफ रेजिमेन। इसमें सिर्फ बोलस क्या है, मैंने यहाँ पे एक बोलस दिया या सेकंड बोलस दिया, तीसरा बोलस दिया, लेकिन बेसल पार्ट जो मुझे परसिस्टेंट एक अमाउंट ऑफ इंसुलिन चाहिए था ब्लड में, वो मेरे पास नहीं है। तो मुझे ये भी प्रीफर नहीं करूँगा मैं। द नेक्स्ट पार्ट इज बेसल बोलस टाइप ऑफ रेजिमेन। इसके अंदर मैंने बेसल भी दिया प्लस साथ में बोलस भी दिया। तो इसके अंदर जैसे सेम यहाँ मैंने 4 AM पे यहाँ पे एक NPH का शॉट दिया, NPH दिया, तो वो बेसल पार्ट जो मेरा इंसुलिन का उसको सेटल करेगा 4 PM तक। और यहीं पे मैंने एक और NPH का शॉट दे दिया, वो अगले दिन सुबह 4 बजे तक 4 AM तक वो मुझे बेसल पार्ट ऑफ इंसुलिन प्रोवाइड करता रहेगा। प्लस साथ में मैं ऐसे बीच बीच में यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे जैसे रेगुलर इंसुलिन दे दिया इसको प्री ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट जो हाइक है इंसुलिन उसको रेगुलर मेंटेन कर लेगा। प्लस यहाँ पे ऐसे ही प्री लंच दे दिया, ऐसे ही मैंने प्री डिनर दे दिया। तो उसने अब क्या किया, इस रेजिमेंट में क्या एडवांटेज था कि जो मेरा बेसल था, बेसल पार्ट ऑफ इंसुलिन, वो भी मेंटेन हो गया NPH से। प्लस जो हाइक हो रहा है मेरा प्री ब्रेकफास्ट, प्री लंच, प्री डिनर, वो भी मैंने प्री लंच, प्री ब्रेकफास्ट, प्री डिनर दे के मैंने अपना जो इंसुलिन हाइक है, सॉरी ग्लूकोज हाइक है, उसको भी कंपनसेट कर दिया। तो ये चीज़ मुझे मोस्ट प्रिफर्ड रहेगी कि इस तरह की रेजिमेंट, बेसल बोलस टाइप ऑफ रेजिमेंट। लेकिन अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, अब देखो इसमें मैंने पेशेंट को प्रिक कितने दिए, कितनी बार इंजेक्शन लगाना पड़ा। पहला एक NPH एक शॉट, दूसरा NPH मैंने 4 बजे लगाया दूसरा शॉट, एक शॉट मैंने लगाया इसको ब्रेकफास्ट से पहले, ये थर्ड शॉट, एक शॉट लगाया मैंने लंच से पहले, ये आया इसका फोर्थ शॉट, एक मैंने दिया डिनर से पहले, दैट इज़ फिफ्थ शॉट। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि मैंने कम से कम 4 से 5 बार पेशेंट को प्रिक किया है ना। तो ये चीज़ है, साइड इफेक्ट है, लेकिन ये मोस्ट जो हमारा फिजियोलॉजिकल रिलीज ऑफ इंसुलिन है उसको मोस्टली मिमिक करता है इसको। तो हमें प्रेफर करना है ये, अगर पेशेंट इज़ विलिंग देन आइडियल इज दिस, स्पेशली फॉर टाइप 1 पेशेंट के लिए दिस इज मोस्ट प्रेफर्ड। देन नेक्स्ट इज बेसल ऑगमेंट। ये तो ये बेसल रेजिमेंट जैसे पिछली बार बताया था, यहाँ NPH दिया तो बेसल मेंटेन करेगा शाम तक, फिर उसके बाद दोबारा से NPH दिया, फिर से बेसल पार्ट, लेकिन इसके अंदर ब्रेकफास्ट लंच डिनर कवर नहीं होगा। तो अब इसके अंदर भी दो चीज़ है, अब इसके अंदर ये दो चीज़ें हैं। जैसे एक यहाँ पे जो ऑरेंज वाला है इट इज़ सजेस्टिव ऑफ फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया, और जो येलो पार्ट है दैट इज सजेस्टिव ऑफ पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया। अब मेरे पास दो पेशेंट है, एक पेशेंट है जिसके अंदर फास्टिंग कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, लेकिन जो खाना खाने के बाद ये ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद पोस्ट मील हाइपरग्लाइसीमिया नहीं हो रहा, पोस्ट मील नो हाइपरग्लाइसीमिया, है ना। लेकिन दूसरा पेशेंट है मेरा, एक पेशेंट को फास्टिंग नॉर्मल है, फास्टिंग रीडिंग सारी नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही खाना खाता है उसके बाद हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। तो मुझे कौन से टाइप ऑफ इंसुलिन बढ़ाना चाहिए? अगर सिर्फ फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, जैसे ये वाला पेशेंट है मेरा ऑरेंज वाला, तो ऐसे में आई हैव टू कंपेंसेट फॉर, मतलब मुझे देना पड़ेगा बेसल इंसुलिन। जैसे मैंने यहाँ पे देखा था, ये है मेरा बेसल पार्ट ऑफ इंसुलिन, प्लस ये ब्रेकफास्ट से पहले हाइक, ब्रेकफास्ट के टाइम पे हाइक, ये लंच के टाइम पे हाइक, ये डिनर के टाइम पे हाइक। तो जब मैं यहाँ पे मेजर करूँगा
जब मैं इस यहाँ पे मेजर करूँगा इंसुलिन, तो दैट इज सजेस्टिव ऑफ फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया। यहाँ पे कुछ खाया नहीं है, तो इसको कौन कंपनसेट करेगा? ये जो मेरा बेजल पार्ट ऑफ इंसुलिन है, ये मुझे बढ़ाना पड़ेगा, जिससे ये वाली जो लाइन है वो नीचे आ सके। तो ऐसे में आई नीड टू इंक्रीज द बेजल पार्ट। तो ऐसे में मुझे बेजल टाइप ऑफ इंसुलिन ज़्यादा देना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा पेशेंट को, अगर पेशेंट को फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। वहीं अगर पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, यानी कि ये जो मैंने यहाँ पे बताए थे कि खाना खाने के बाद ये शुगर रीडिंग्स बढ़ रही हैं, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए मुझे यहाँ पे इससे पहले 30 मिनट जो मैं रेगुलर इंसुलिन दे रहा था, यानी बोलस, उसको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कंपेंसेट कर जाए लंच ब्रेकफास्ट डिनर तीनों को। तो अगर पेशेंट फास्टिंग नॉर्मल है, पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया है, तो आई नीड टू इंक्रीज द बोलस। तो इसमें क्या क्रक्स क्या रहा कि अगर पेशेंट इज हैविंग जस्ट फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया, पोस्ट मील नो हाइपरग्लाइसीमिया और नो सिग्निफिकेंट हाइपरग्लाइसीमिया इज देयर, तो आई नीड टू इंक्रीज द बेजल इंसुलिन। एंड इफ पेशेंट इज डेवलपिंग पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया विद नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज, आई नीड टू इंक्रीज द बोलस पार्ट ऑफ इंसुलिन। तो अब इसके अंदर दूसरा था, अब जैसे पढ़ा था स्प्लिट मिक्स, जैसे इसके अंदर मिक्स स्टार्ट था, एग्जाम्पल मिक्स स्टार्ट इंसुलिन। मिक्स स्टार्ट इंसुलिन जैसे ये देखा था हमने कि ये मेरा बोलस आ गया, ये हमारा ग्लूकोज हाइक है ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। यहाँ पे मैंने एनपीएच दिया इसको पेशेंट को 9 AM पे एक एनपीएच दिया, वो शाम तक चलेगा मेरा ये 9 PM तक। 9 PM पे मैंने एक और बोलस दिया इसको एनपीएच का, तो वो चीज़ चलेगी अगले दिन सुबह 9 AM तक। प्लस मिक्सड इसके अंदर मैं शॉर्ट एक्टिंग एक और दूंगा यहाँ पे, जैसे इधर यहाँ पे दोनों मिक्स्ड हैं, एक तो एनपीएच था प्लस साथ में शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर था, तो वो रेगुलर कवर कर लेगा ब्रेकफास्ट को, लेकिन वो यहीं पे जैसे हमने बोला था 2 से 4 घंटे का एक्शन था, 4 से 6, तो यहाँ पे वो खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा मैंने 9 PM पे इंजेक्ट किया, तो 9 PM आधे घंटे पहले, तो डिनर को कवर कर लेगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया, ब्रेकफास्ट भी कवर कर लिया, डिनर भी कवर कर लिया, प्लस बेजल पार्ट ऑफ इंसुलिन भी मेरा 24 आवर्स तक रहा। लेकिन इसके अंदर बस एक क्या डिसएडवांटेज रहा कि जो मेरा ये लंच है, लंच टाइम अनकवर्ड रह गया, तो यहाँ पे हो सकता है कि शायद मुझे एक और यहाँ पे रेगुलर इंसुलिन का शॉट देना पड़े इसको कवर करने के लिए। तो इसमें क्या है, अब स्प्लिट मिक्स रेजिम, इट इज़ वन टाइप ऑफ इंसुलिन विच कवर्स वन टाइम पीरियड। प्री ब्रेकफास्ट शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कवर करेगा, प्री ब्रेकफास्ट जो हमने दिया वो शॉर्ट एक्टिंग कवर किया है, जो ग्रीन पार्ट में है यहाँ पे, और प्री ब्रेकफास्ट और लंच, वाइल द इंटरमीडिएट एक्टिंग जो हमने एनपीएच दिया था वो लंच और डिनर, यानी ये जो हमारा टाइम है ये हमारा एनपीएच कवर करेगा इतना। द इवनिंग में फिर से हम शॉर्ट देंगे, तो वो चीज़ हमारा जो शॉर्ट एक्टिंग है वो डिनर कवर कर लेगा, प्लस साथ में जो एनपीएच इंसुलिन है वो बेसल पार्ट मेंटेन कर देगा अगले दिन सुबह तक। ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंसुलिन थेरेपी। क्या क्या दिक्कत हो सकती है इंसुलिन देने से? सबसे पहले तो आपने ज़्यादा इंसुलिन दे दिया, ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया कलेक्ट हो गया, तो पेशेंट विल डेवलप हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, सो हमेशा वी हैव टू स्टार्ट विद द स्मॉल डोजेस और एडजस्ट, और हमें हाइक करना है या कम करना है, दैट ऑल्सो वी नीड टू डिक्रीज इन स्मॉल अमाउंट्स। ऐसा नहीं है कि दिन दिन में सिर्फ 12 इंसुलिन हम कम कर रहे हैं, 10 अमाउंट्स में इंसुलिन। ग्रेजुअली ऐसा बोलते हैं कि इफ़ यू नीड टू हाइक द इंसुलिन, अगर बढ़ाना है इंसुलिन देन वी नीड टू हाइक बाई 4 यूनिट्स, और अगर हमें इंसुलिन कम करना है तो देन विल टेपर इट बाई 2 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। देन अनदर साइड इफेक्ट इज लाइपोडिस्ट्रोफिक चेंजेस। लाइपोडिस्ट्रोफी इसके अंदर इट कुड बी लाइपोएट्रोफी और इट कुड बी लाइपोहाइपरट्रोफी। तो लाइपोएट्रोफी सीन यूजुअली विद ओल्डर इंसुलिन रेजिमेंट्स, अभी जो न्यूअर इंसुलिन रेजिमेंट्स है उसमें नहीं दिखता। ट्रीटमेंट क्या है? यूज द न्यूअर इंसुलिन रेजिमेंट्स एंड इंजेक्ट ऑन द वॉल्स ऑफ एट्रोफिक रीजन्स। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज एनाबॉलिक हार्मोन, तो अगर हम वॉल्स में करेंगे तो एट्रोफिक जो कॉज है एट्रोफी जो है दैट विल बी कंपेंसेटेड। दूसरा है लाइपो हाइपरट्रॉफिक चेंजेस, दैट इज जैसे हमने बताया था इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है तो इट विल प्रमोट फैट ग्रोथ ऑल्सो, जहाँ पे भी हम इंजेक्ट करेंगे वहाँ पे इट विल प्रमोट फैट ग्रोथ। तो सीन विद द यूज ऑफ एनी टाइप ऑफ इंसुलिन वेदर ओल्डर और न्यूअर रेजिमेन। इसमें ट्रीटमेंट क्या है? कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट बस ये है कि यू हैव टू चेंज द साइट। आज एब्डोमेन पे लगा रहे हैं तो उसमें वो बेल्ट इंजेक्ट करेंगे या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन पे इंजेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम हम थाइज में इंजेक्ट करेंगे, ग्लूटियल रीजन पे करेंगे, ट्राइसेप्स रीजन पे करेंगे। तो बेसिकली हमें साइड रोटेशन करना है, ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। देन नेक्स्ट इज द एडिमा, एज इंसुलिन इज सॉल्ट रिटेनिंग प्रॉपर्टी, तो उसकी वजह से इट कैन कॉज एडिमा। देन इम्यूनो रेजिस्टेंस क्या है? बेसिकली जो ये भी मिलता था यूजुअली सीन विद द ऑल्डर टाइप्स ऑफ इंसुलिन। इसके अंदर एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स द इंसुलिन विच विल कॉज मतलब it can cause impurities in older insulin give rise to antibody which will interfere with the insulin action, जिसकी वजह से
द न्यूअर इंसुलिन के साथ ये कम है, तो इंसुलिन का एक्शन कम हो जाएगा, बेसिकली एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएंगी अगेंस्ट द इंसुलिन। देन एलर्जिक रिएक्शन आर वेरी रेयर, अनलाइकली इन द पास्ट में जो ओल्डर इंसुलिन थी उसके साथ एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा थे, अब तो चांसेस कम है रिएक्शंस के। बेसिकली बस इसमें याद रखना है हाइपोग्लाइसीमिया एंड अनदर इज लाइपोहाइपरट्रॉफी। देन नेक्स्ट, अब इसका कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ही वन इज सोमोगई फिनोमिना। देर यहाँ पे दो फिनोमिना हमारे पास, सोमोगई फिनोमिना एंड अनदर इज द डाउन फिनोमिना। सोमोगई को याद रखेंगे, सो मच इंसुलिन, यानी हमने बेसिकली इंसुलिन ज़्यादा दे दिया। अब क्या है, पेशेंट का ग्लूकोज लेवल नाइट में नॉर्मल था, लेकिन हमने जो 9 PM पे इंसुलिन दिया वो हाई अमाउंट में इंसुलिन दे दिया, ज़्यादा इंसुलिन दे दिया। ज़्यादा इंसुलिन की वजह से क्या है, हमने मान लो कि NPH दिया, NPH हमने 9 PM पे दिया, तो उसका एक्शन उन्होंने कब बताया था, पीक कब होगा बाई 6 आवर्स। 6 आवर्स में कब होंगे, 2 से 3 बजे के पास जब पीक होगा इंसुलिन का, तो पेशेंट विल डेवलप हाइपोग्लाइसीमिया एट अराउंड 2 और 3। जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया को मेंटेन करने के लिए अब कई बार डायबिटीज़ वाले पेशेंट में हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस होती है, अनअवेयरनेस होगी, तो जिसकी वजह से पेशेंट को अगर होगा भी हाइपोग्लाइसीमिया तो पता नहीं लगेगा। तो ऐसे में जो स्ट्रेस हार्मोन है, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स है लाइक एपिनेफ्रिन, ग्लूकागोन, ये सब इंक्रीज होंगे विच विल ट्राई टू कंपेंसेट द इंसुलिन। वो जो फर्दर मैकेनिज्म है जैसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, उस इफेक्ट से दे विल ट्राई टू इंक्रीज द ग्लूकोज इंक्रीज करेंगे तो इट विल कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। तो जब अगले दिन मैं सुबह पेशेंट का 9 बजे शुगर नापूंगा तो इट विल कॉज सजेस्ट मी हाइपरग्लाइसीमिया। जैसे यहाँ पे है रात के 9 बजे इंसुलिन वो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल है, यहाँ पे मैंने हाई इंसुलिन इंजेक्ट कर दिया, हाई इंसुलिन पेशेंट को इंजेक्ट कर दिया, रात के 2 बजे के टाइम पेशेंट डेवलप हाइपोग्लाइसीमिया, यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। फिर यहाँ पे काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स एक्ट करे, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स ने ग्लूकोज इंक्रीज किया, और जब मैं सुबह 9 बजे वापस देखा तो मैंने देखा कि हाइपरग्लाइसीमिया है। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा कि भाई रात को शायद इंसुलिन कम रह गया और इसे बढ़ाओ, इंसुलिन को मैं रात को और बढ़ा दूंगा, पेशेंट विल डेवलप फर्दर हाइपरग्लाइसीमिया, और हो सकता है कि इतना भी हो कि पेशेंट कैन एक्सपायर ऑल्सो, है ना, और दूसरी दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो ऐसे में वी नीड टू डिटेक्ट कि हमारी इंसुलिन ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा देने की वजह से सुबह के टाइम हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। तो ये चीज़ बस एक ये है कि इसके अंदर बस याद रखना है कि ऐसा नहीं होगा हमेशा कि अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है तो आपने इंसुलिन कम दी है, ज़्यादा इंसुलिन देने की वजह से भी हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। देन नेक्स्ट इज द डाउन फिनोमिना। डाउन फिनोमिना क्या है, इसके अंदर हमने एक्चुअल में ही इंसुलिन कम दी है, इसके अंदर अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। क्यों हो रहा है हाइपरग्लाइसीमिया अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि आपने रात को इंसुलिन कम दी है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ हमने इंसुलिन, डाउन्स फिनोमिना ऐसे रहेगा, यह नॉर्मल ग्लूकोज रीडिंग्स थी, वो यहाँ पे हमने इंसुलिन कम दिया, डिक्रीज इंसुलिन, जितना देना था उतना नहीं दिया, तो पेशेंट रिलेटिवली दिन के टाइम तक यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। तो ये डाउन फिनोमिना है, और सोमोगई के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स काम किए, जिसकी वजह से मॉर्निंग टाइम में हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। तो ये ऊपर वाला है डाउन, नीचे वाला है सोमोगई इफेक्ट। तो अब इसको ट्रीटमेंट क्या रहेगा डाउन्स और सोमोगई का। सबसे पहले डिटेक्ट कैसे करेंगे, अगर आपके पास कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है तो बेस्ट है, वो पूरा ग्राफ ही शो कर देगा कि रात को किस तरह से ग्राफ रहा था। जैसे एक ग्राफ है सोमोगई वाला है, डाउन्स वाला है, तो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग तो यही दिखा देगा। लेकिन अगर कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग नहीं है तो डायरेक्टली बस आप रात के टाइम पे उसका पेशेंट का 2 AM या 3 AM पे ग्लूकोज चेक कर लो। अगर ग्लूकोज वैल्यूज़ कम है, हाइपोग्लाइसीमिया है पेशेंट को, तो इट इज़ सोमोगई इफेक्ट। अगर वहीं पे हाइपरग्लाइसीमिया यहाँ पे भी हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया है, तो इट इज़ डाउन्स फिनोमिना। अब अगर डाउन्स फिनोमिना हो रहा है तो उसमें व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डाउन्स, कि टाइम ऑफ टेकिंग लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन शुड बी चेंज्ड। अगर वो है तो यू नीड टू डिक्रीज, 9 बजे ले रहे हैं तो और उसको थोड़ा सा लेट लेना है, और कंज्यूम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंसुलिन, थोड़ा सा इंसुलिन का डोज बढ़ा दो जिससे हाइपरग्लाइसीमिया ना हो। तो इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ डाउन्स फिनोमिना। और अगर सोमोगई इफेक्ट है तो सोमोगई इफेक्ट में यू आर टेकिंग, यहाँ पे क्या हम ज़्यादा इंसुलिन दे रहे हैं इधर पेशेंट को सोमोगई के अंदर, तो इंसुलिन का डोज कम करो जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होगा, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स नहीं काम करेंगे, पेशेंट विल नॉट डेवलप हाइपरग्लाइसीमिया इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो अब टारगेट गोल्स क्या रहेंगे पेशेंट के इन अडल्ट विद द डायबिटीज़। अब टारगेट गोल्स कैसे हैं, जैसे हमने देखा था कि HbA1c, लेकिन पेशेंट जब ब्लड ग्लूकोज करेगा घर पे तो ब्लड ग्लूकोज करेगा, जैसे हमने देखा था डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सारा प्लाज्मा ग्लूकोज से था, ब्लड ग्लूकोज से नहीं था। लेकिन पेशेंट हर दिन प्लाज्मा ग्लूकोज तो मेजर नहीं करवाएगा, घर पे वो डेली तो सिर्फ ग्लूकोमीटर यूज़ कर रहा है, तो ग्लूकोमीटर से कितना हमारा टारगेट रहना चाहिए पेशेंट के अंदर, तो वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले इंडेक्स ऑफ ग्लाइसेमिक कंट्रोल, हम किस चीज़ में टारगेट देख रहे हैं, सबसे पहले HbA1c लेवल्स, तो इधर है नॉन प्रेग्नेंट अडल्ट और इधर है कि हाई रिस्क और ओल्डर पेशेंट्स। हाई रिस्क और ओल्डर पेशेंट में जैसे हमने पहले भी देखा, इसके अंदर हम लेस स्ट्रिंजेंट अप्रोच रखेंगे, लेस स्ट्रिंजेंट, इसके अंदर सारे के सारे में हम थोड़ा सा छूट देंगे उन पेशेंट्स को कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत अप्रोच ढीली रखेंगे।
HbA1c लेवल्स जैसे नॉन प्रेग्नेंट के अंदर <7 या अडल्ट के अंदर <7 या 7 अप्रोच करेंगे। डिटेल हमने देखी थी कि किसमें कितना रखेंगे इंडिविजुअलाइजेशन पिछले से पिछली वीडियो में। फिर गोल्स हमारे, अगर ओल्डर पेशेंट है, हाई रिस्क पेशेंट है, तो उसमें अराउंड 8 के करीब हम HbA1c टारगेट करेंगे। देन प्री प्रेंडियल कैपिलरी ग्लूकोज, इसके अंदर ब्लड ग्लूकोज है ना, प्लाज्मा ग्लूकोज नहीं है। तो प्री प्रेंडियल ग्लूकोज यानी खाने से पहले फास्टिंग ग्लूकोज कितना रखना है हमें। टारगेट हमारा रहना चाहिए, अगर अडल्ट पेशेंट है, नॉर्मल पेशेंट है, नॉन प्रेग्नेंट है, तो 80 to 130 mg पर डेसीलीटर टारगेट रहेगा। और ओल्डर पेशेंट है, हाई रिस्क पेशेंट है, तो 90 to 140 शुड बी आवर टारगेट। देन पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज, तो इसके अंदर पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज के अंदर <180 इज द टारगेट, और अडल्ट या हाई रिस्क के अंदर <200 वी शुड मेंटेन। तो टाइम इन रेंज, जैसे हमने कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग में देखा था कि टाइम इन रेंज, अगर मैंने कंटिन्यूस ग्लूकोज मीटर, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए मैंने अगर CGM लगाया हुआ है पेशेंट को, तो उसकी कितनी % ऑफ रीडिंग शुड बी बिटवीन द टाइम इन रेंज, दैट इज 70 to 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में कितनी रीडिंग्स आ रही हैं। तो मोर देन 70% ऑफ द रीडिंग शुड बी विद इन दिस रेंज, 70 to 130, और अगर ओल्डर है तो मोर देन 50%। और स्पेसिफिक टाइम इन रेंज में कितना आना चाहिए, तो वो चीज़ हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, टाइम इन रेंज, वो चीज़ देखना है। दूसरा टाइम बिलो रेंज, टाइम बिलो रेंज यानी जब मैंने CGM लगाया हुआ है तो उसमें कितनी % ऑफ रीडिंग, कितनी % ऑफ रीडिंग और <70, और बेसिकली पेशेंट को डेवलप हो गया हाइपोग्लाइसीमिया, तो इसके अंदर <4% रीडिंग शुड बी बिलो टाइम इन रेंज, और यहाँ पे <1%। यहाँ <1% क्यों है, क्योंकि ये ओल्डर पेशेंट है, इसके अंदर हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस है, हाइपोग्लाइसेमिक अनअवेयरनेस है, तो इस पेशेंट को पता नहीं लगेगा हाइपोग्लाइसीमिया हुआ भी। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं जाएंगे, वी नीड हाइपोग्लाइसीमिया की कम से कम रीडिंग्स होनी चाहिए। तो <1% रीडिंग शुड बी हाइपोग्लाइसेमिक, और <1% रीडिंग शुड बी <70 मिलीग्राम। ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा अगर रीडिंग आ रही है हाइपरग्लाइसीमिया, कोई बात नहीं, चलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होनी चाहिए। देन ग्लूकोज वेरिएबिलिटी, ग्लूकोज वेरिएबिलिटी क्या होता है कि खाना खाने से पहले प्री प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज कितना है, प्री प्रेंडियल पोस्ट नहीं है, प्री प्रेंडियल है, प्लस पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज कितना है, दोनों के अंदर ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी कितनी हो रही है। नॉर्मल पेशेंट में <36 ग्लूकोज वेरिएबिलिटी शुड बी देयर, <36%, यानी जो खाना खाने से पहले ग्लूकोज था और जो खाना खाने के बाद ग्लूकोज है, दोनों के अंदर वेरिएबिलिटी इट शुड नॉट एक्सीड 36%। और वहीं पे ऑल्डर एडल्ट्स के अंदर इट शुड बी <33%। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं करना है एडल्ट्स के अंदर। हाँ, हाइपरग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया बेसिकली स्टेबल करके रखना है ग्लूकोज को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। आज हमने पढ़ा टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। अब नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, ये बहुत आसान था, एक बार दोबारा से वीडियो देखना है। इंसुलिन के टाइप्स क्या क्या हैं, अप्रोच कैसी रहेगी। ठीक है, साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर कुणाल चौहान, थैंक यू।